हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों मेहनत करें। हर बात किस्मत पे टाल देना कि किस्मत होगी तब मिलेगा, किस्मत होगी तब ऐसा होगा, किस्मत होगी तो ऐसा होगा, तो यह दोस्तों क्या है? कायरता है। या क्या है दोस्तों? कायरता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी जो आज की हम क्वेश्चन करा रहे हैं वह सुपर टेट स्पेशल है। सुपर टेट स्पेशल है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। आपके में 10 नंबर का नियर अबाउट पूछा जाता है दोस्तों। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के क्वेश्चन है दोस्तों। तो जीवन कौशल के हम कुछ क्वेश्चनों पर आज डिस्कस करेंगे और दोस्तों हम धीरे धीरे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रोज डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन से ही दोस्तों आपके सिलेबस को मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक, और जब भी दोस्तों हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रही हैं, जब भी मौका मिलेगा तो मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लूँगा। समय के अभाव के कारण मेरी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए अपडेट कर देता हूं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है? तो विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन में प्रबंधक भी आता है, प्रधानाचार्य भी आता है, शिक्षक भी आता है, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, भौतिक संसाधन, शिक्षण प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? विद्यालय प्रबंधन में, ठीक है, निहित होती हैं। लेकिन आपके पास यहाँ जो है दिया गया है कि प्रबंधन, शिक्षक और प्रधानाचार्य। ठीक, तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एक बात कहें कि जो है प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अब इन सबको मिलाकर कौन चलता है? तो प्रबंधक चलता है। कौन चलता है? प्रबंधक चलता है। और सभी चीज़ों को मिला के बनता क्या है? प्रबंधन बनता है। तो आपके पास उपयुक्त सभी एक ऑप्शन है। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है? तो सभी का होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर यह पूछ ले, यहाँ आपका ऑप्शन दे दिया रहता प्रबंधक, तो दोस्तों प्रबंधक सही हो जाता, क्योंकि प्रबंधक के अंतर्गत ये सारे के सारे आ जाते। ठीक है, तो यहाँ आपका क्योंकि प्रबंधक आपको दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सब को जो भी हैं प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक, इन सब को गतिशील रखने का अगर काम कोई करता है तो वह कौन करता है? प्रबंधक करता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्र की सामाजिक, राजनैतिक तथा दार्शनिक नीतियों एवं मूल्यों के अनुरूप हो, और उपयुक्त सभी। दोस्तों विद्यालय प्रबंधन की जो महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका है वह है विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन, विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता और राष्ट्र की सामाजिक, राजनैतिक तथा दार्शनिक नीतियों एवं मूल्यों का अनुरूप होना। तो आपका यह तीनों ऑप्शन है और तीनों ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य हैं। तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन था विशेषताएं, अब आपसे पूछ रहा है उद्देश्य। तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन के जो मुख्य उद्देश्य हैं वह है शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति, फिर है मिलजुल कर रहने की कला सीखना, विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन तथा संयोजन, और विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों की सुलभता आदि। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन की यह महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, तो आपके पास दिया क्या है? विद्यालय में सहयोग की भावना लाना, यह भी सही है। मिलजुल कर रहने की कला सीखना, यह भी सही है। शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति, यह भी सही है।
आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालयी प्रबंधन क्षेत्र के अध्ययन के प्रमुख घटक हैं। विद्यालयी प्रबंधन क्षेत्र के अध्ययन के प्रमुख घटक है, ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा के विकास का लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी है नियोजन के कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी है प्रबंधन के कार्यों का आकलन, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के अध्ययन के जो प्रमुख घटक हैं वह है शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रम, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, ठीक, एवं प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, एवं प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। तो दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शिक्षा के विकास का लक्ष्य, यह भी सही है, नियोजन के कार्यक्रम, यह भी सही है, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, यह भी सही है, और अगर एक ऑप्शन आपको और दे देता इसमें कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, तो यह भी क्या हो जाता, सही हो जाता। दोस्तों, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछ ले दोस्तों यहाँ पे कि शिक्षा प्रबंधन कैसी क्रिया है, तो आप कहेंगे शिक्षा प्रबंधन एक सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। कैसी क्रिया है? अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा प्रबंधन कैसी क्रिया है, तो आप कहेंगे शिक्षा प्रबंधन एक सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी है छात्र, सी है विद्यालय और डी है प्रधानाचार्य। तो दोस्तों, शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, विद्यालय। लेकिन अगर यही आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछे कि विद्यालय प्रबंध की मूल इकाई किसे माना जाएगा, तो विद्यालय प्रबंध की मूल इकाई किसको माना जाता है? कक्षा को माना जाता है। किसको माना जाएगा? कक्षा को माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां आपसे पूछा जाएगा शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई किसे माना जाता है, तो विद्यालय। लेकिन अगर पूछा जाए विद्यालय प्रबंध की मूल इकाई किसे माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? शिक्षा कक्षा को माना किसको? कक्षा को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी विद्यालय का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? किसी विद्यालय का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय की इमारत, ऑप्शन नंबर बी है मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय का योगदान, ऑप्शन नंबर सी है हाल शिक्षक अनुपात, और ऑप्शन नंबर डी है छात्रों के उत्तीर्ण का प्रतिशत। तो दोस्तों, किसी विद्यालय का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय का योगदान। किसी भी विद्यालय का जो मूल्यांकन होता है वह किस पे होता है? मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय के योगदान के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, एकदम रट लीजिए कि किसी भी विद्यालय का अगर मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, तो वह विद्यालय के मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय का योगदान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अध्यापन कैसी प्रक्रिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अध्यापन कैसी प्रक्रिया है। बहुत बार पूछा गया जाता है, ठीक है, एग्जामों में आप पूछ लिया जाता है कि अध्यापन कैसी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है जटिल व संश्लिष्ट, ऑप्शन नंबर ए है जटिल व संश्लिष्ट, ऑप्शन नंबर बी है आसान व संश्लेषित, आसान व संश्लेषित, ऑप्शन नंबर सी है उपबोधक प्रक्रिया, उपबोधक प्रक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है समवृत्ति। तो बताएं अध्यापन कैसी प्रक्रिया है? दोस्तों, अध्यापन एक जटिल और संश्लिष्ट प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि अध्यापन कैसी प्रक्रिया है? जटिल और संश्लिष्ट प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान से सुनिएगा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी में सुनिश्चित अधिगम को बढ़ावा देने, ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी में सुनिश्चित अधिगम को बढ़ावा देने के प्रयोजन से अंतःक्रिया के लिए नियंत्रित परिवेश प्रदान किया जाता है। ठीक, किसमें? विद्यार्थी में सुनिश्चित अधिगम को बढ़ावा देने के प्रयोजन से, या फिर ये कह लें कि विद्यार्थी में अधिगम को बढ़ावा देने के प्रयोजन से एक नियंत्रित परिवेश प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अध्यापन कैसी प्रक्रिया? जटिल व संश्लिष्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में
मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित रहती है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन के में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित रहती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है मिड डे फीस, ऑप्शन नंबर बी है कन्वर्जन कास्ट, ऑप्शन नंबर सी है मध्याह्न शुल्क और ऑप्शन नंबर डी है मध्याह्न अवदान। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं कन्वर्जन कास्ट। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कन्वर्जन कास्ट। तो ध्यान दीजिएगा, जो एमडीएम के ऊपर धनराशि निर्धारित रहती है प्रत्येक बच्चे के ऊपर, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन कास्ट। क्या कहते हैं? कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित रहती है उसे हम कहते हैं कन्वर्जन कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लर्निंग कॉर्नर किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है लर्निंग कॉर्नर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण प्रविधि, ऑप्शन नंबर बी है ट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है सीखने का कोना और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण सूत्र। तो दोस्तों लर्निंग कॉर्नर का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसको हम कहते हैं सीखने का कोना। क्या कहते हैं? अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो कहते हैं हम सीखने का कोना। तो आपके पास ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षे का कोना, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों सीखने का कोना विद्यालय का वह स्थान विशेष जो सीखने में सहायता प्रदान करता है। विद्यालय का वह स्थान विशेष या फिर विद्यालय का वह विशेष स्थान जो सीखने में सहायता प्रदान करता है उसे हम लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है पाठ्यक्रम के अनुसार अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है उसे कहते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी है समय सारणी, ऑप्शन नंबर सी है शैक्षिक प्रबंधन और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण अधिगम। तो दोस्तों अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में बात करें तो हम कहते हैं टाइम टेबल। तो टाइम टेबल अर्थात निर्धारित पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना अर्थात क्या हो गया? समय सारणी हो गया। क्या हो गया? समय सारणी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, होता क्या है कि अध्यापकों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य का वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है? समय सारणी में होता क्या है? अध्यापकों को उनके योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य वितरण किया जाता है समय सारणी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक चीज और पूछ लिया जा सकता है कि समय सारणी कितने प्रकार की हो सकती है। तो दोस्तों समय सारणी कई प्रकार की होती है। जैसे कह दिया जाए कक्षावार समय सारणी, अध्यापक वार समय सारणी, फिर कह दिया जाए पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की समय सारणी, अध्यापकों के रिक्त घंटों की समय सारणी, लिखित कार्यों के मूल्यांकन की समय सारणी, कार्यानुभव और खेलकूद की समय सारणी। तो दोस्तों समय सारणी कई प्रकार की बनती है। ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इस पर डिस्कशन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा अध्यापक के प्रभावी गुण कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन आपका है कि अध्यापक के प्रभावी गुण कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है विषय वस्तु पर अधिकार, विषय वस्तु पर अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरदायित्व बोध, ऑप्शन नंबर सी है अध्येताओं के प्रति सरोकार, अध्येताओं के प्रति सरोकार और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें अध्यापक के का जो प्रभावी गुण है वह विषय वस्तु पर अधिकार, यह भी सही है। शैक्षणिक कौशलों के साथ साथ अध्यापक के अन्य प्रभावी और गुण भी हैं, ध्यान दे लीजिए। इसको विषय वस्तु पर अधिकार तो इसका गुण है, ठीक, लेकिन हम और गुण आपको बता दे रहे हैं, अगर आप पेन लिए हो तो उसको लिख लें। उत्तरदायित्व बोध, उत्तरदायित्व बोध यह भी अध्यापक का प्रभावी गुण है। अध्येताओं के प्रति सरोकार की भावना, यह भी है। अध्येताओं के प्रयासों की स्वीकृति और सराहना, अध्येताओं के प्रयासों की स्वीकृति और सराहना, और प्रत्येक अध्येता को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में मान्यता देना, और फिर स्नेह भाव रखना तथा लगाव महसूस करना।
ये सारी की सारी विशेषता सारे के सारे गुण जो है अध्यापक के अंदर होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि विषय वस्तु पर अधिकार यह भी अध्यापक का प्रभावी गुण, उत्तरदायित्व बोध यह भी अध्यापक का प्रभावी गुण, और अध्येताओं के प्रति सरोकार की भावना यह भी एक क्या है, प्रभावी गुण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम जीवन कौशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।